आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और घर परिवार में सभी कोविड से सुरक्षित भी होंगे। आज आपसे वादा किया गया था, आपको बताया गया था कि प्रत्येक शनिवार को आपकी 10 से 11 बजे के बीच में आपकी लाइव कक्षा होगी, जिसमें हम विगत वर्षों के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो उसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं विगत वर्षों के प्रश्नों की, जिसमें सबसे पहले हम जो चर्चा कर रहे हैं आज, वो भारत के भूगोल से संबंधित कर रहे हैं। भारत के भूगोल का जो आपका टॉपिक है वो आपका है भारत का भौगोलिक परिचय। और भारत के भौगोलिक परिचय से संबंधित जो प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं, उन्हीं की चर्चा आज यहाँ पर हो रही है। तो चलिए सबसे पहले चर्चा को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों की यहाँ पे नाम दिए गए हैं, उनका क्रम कौन सा है। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं। तो आपके 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिसमें इसमें टिक भी लगा दिया गया है। तो इसका सही उत्तर आपका ए हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये आपका क्रम आता है। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे थे भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश आपको भारतीय संघ में देखने को मिलते हैं, वो आपको बताना है। 5, 7, 9 या इनमें से कोई नहीं। कितने केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान समय में आपको देखने को मिलते हैं, उनकी चर्चा आपको करनी है। तो चले बताएं, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान समय में। चले बताएं, भारत में वर्तमान समय में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब हो गया कि ऐसे क्षेत्र जिस पर जो शासन करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, जिसमें अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं और उपराज्यपाल के रूप में उस क्षेत्र विशेष का शासन चलाया जाता है। उपराज्यपाल के द्वारा उस क्षेत्र विशेष का शासन चलाया जाता है। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं यदि हम बात करें, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान समय में हैं। कौन कौन से हैं यदि हम देखें, तो जम्मू कश्मीर आपका हो गया, लद्दाख आपका हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, चंडीगढ़ आपका हो गया, दिल्ली आपका हो गया, दादर नागर हवेली और दमन दीव आपका हो गया, इसके साथ साथ पांडुचेरी और लक्षद्वीप आपके शामिल हैं। तो कुल मिला के 8 केंद्र शासित प्रदेश आपके हैं, जो आपको पता होना चाहिए। और वर्तमान समय में राज्यों की संख्या कितनी, 28 राज्य वर्तमान समय में भारत में हैं। चलें इसको बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है। नीचे कुछ द्वीपों के नाम दिए हुए हैं, इनमें से पूछा गया है कि कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। और इसके लिए जरूरी है कि आपको द्वीपों का ज्ञान हो। जैसे अंडमान निकोबार की बात हो रही थी, अंडमान निकोबार के जो द्वीप हैं उनके बारे में आपको जब जानकारी होगी तो आप जवाब दे सकते हैं। तो बताएं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित इनमें से कौन सा द्वीप नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। रटलैंड, सेंटिनेल, कन्यानौर द्वीप या नानकौरी, इनमें से कौन सा है जो अंडमान निकोबार द्वीप से संबंधित नहीं है। आपका समय स्टार्ट होता है, बताएं इनमें से कौन सा द्वीप है जो अंडमान निकोबार से संबंधित नहीं है। चलिए जवाब दीजिए। इसका सही उत्तर है कन्नानौर द्वीप। जो कन्नानौर द्वीप है ये अंडमान निकोबार से संबंधित नहीं है, बाकी के 3 द्वीप जो हैं आपके, ये अंडमान निकोबार से संबंधित हैं। चले अगला प्रश्न, बोला गया है भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है। ठीक है, कितना है लगभग अक्षांशीय विस्तार यदि हम बात करें, तो अक्षांशीय विस्तार यहाँ पे आपको और देशांतरीय विस्तार एक आपका देखने को मिलता है 29.2 और एक है 29.18, तो लगभग समान है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार लगभग समान है और उसकी लंबाई तथा चौड़ाइयों की दूरियों में अंतर पाया जाता है। निश्चित रूप से एक आपका है 2933 और एक आपका लगभग 3214, तो इसमें आपको अंतर देखने को मिलता है। तो ये अंतर क्यों देखने को मिलता है, इसके बारे में कारण दिया हुआ है कि भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है और क्रमशः कम होती जाती है। कब, जब हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है कि क्या कारण और कथन जो दिया है, कथन उसका कारण सही है। यदि आपको सही लगता है तो आप जवाब दीजिए। तो सबसे पहले ध्यान से पढ़िए, इसके बाद इसका जवाब आपको देना है। चले आपका समय स्टार्ट होता है, पहले ध्यान से पढ़ें उसके बाद जवाब दीजिए। अच्छा प्रश्न है और ये तथ्य भी आपको पता होना चाहिए। निश्चित रूप से यदि आपने कक्षा की होगी पूर्व की तो आपको जानकारी होगी, क्योंकि ये सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं। चलें बताएं कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा विकल्प इनमें सही है, ये आपको बताना है। चलें और कोई थोड़ा सा अच्छे से जवाब दीजिए।
इसका अंतर क्या होता है? ये किस कारण से होता है कि देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार लगभग समान है, लेकिन जब दूरियों की बात करते हैं हम उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम, तो इसमें अंतर क्यों आता है? अंतर इसलिए आता है क्योंकि जो देशांतर रेखाएं होती है, यदि आप ग्लोब इस तरह से ग्लोब देखते हैं तो देशांतर रेखाएं कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलती हैं, और जो देशांतर रेखाएं इस तरह से देखने को मिलती हैं, इनमें आप देखोगे कि जो भूमध्य रेखा होती है, इक्वेटर, यहाँ पे तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो सर्वाधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ बढ़ते हो ये जो दूरी है कम होती जाती है और ध्रुवों पर ये दूरी शून्य हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि जो देशांतर और अक्षांशीय विस्तार है वो लगभग समान है, लेकिन जब बात हम दूरी की करते हैं तो वहां पे अंतर इसलिए आता है क्योंकि देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो ध्रुवों की तरफ बढ़ने पे कम होने लगती है और ध्रुवों पे लगभग शून्य हो जाती है। तो कथन और कारण सही दिए हुए हैं। अब एक प्रश्न यहीं पे आपसे बन जाता है, कि यदि भारत भूमि जो है इसको थोड़ा सा उत्तर खिसका दिया जाए, जो भारत भूमि है इसको थोड़ा सा उत्तर खिसका दिया जाए, मतलब रसिया की तरफ इसको मूव कर दिया जाए, तो क्या देशांतरी विस्तार समान रहेगा, क्या अक्षांशीय विस्तार समान रहेगा? इस पर थोड़ा सा गौर करिए। कह रहे हैं हम कि भारत भूमि को हम थोड़ा सा उत्तर खिसका दे रहे हैं, ठीक है, मतलब इसका जो अक्षांश है उसको और उच्च अक्षांशों पर हम ले जा रहे हैं, तो क्या होगा? देशांतरीय विस्तार क्या होगा, अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, कोई बदलाव होगा या सेम रहेंगे, इस पर आपको बताना है। तो आपको बता दें, जब भी हम जैसे भारत भूमि की यदि हम बात करें तो 8 डिग्री से शुरू होता है, मान लीजिए इसको हम 15 डिग्री से प्रारंभ कर दें, मतलब इतना हमने खिसका दिया इसको, तो क्या होगा? ये और उच्च अक्षांशों पे जाएगा, और जब ये उच्च, मान लीजिए अभी जब हम बात कर रहे हैं तो आपको देखने को मिलता है कि भारत भूमि आपको यहाँ पे है, मान लीजिए हमने इसको और उत्तर खिसका दिया, भारत भूमि आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो जब हम उत्तर खिसकाएंगे तो क्या होगा? अक्षांश तो सेम रहेगा, क्योंकि मान लीजिए भारत भूमि का जो है कि कितना अंतर आ रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर आपका होता है 37 क्षेत्र। तो ये जो चीज दी हुई है, ये तो आपकी जो दूरी है ये तो नहीं बदलेगी ना, अक्षांशीय विस्तार जो है वो तो नहीं बदलेगा। जितनी लंबाई में अभी भारत है, मतलब उत्तर से दक्षिण जितनी लंबाई है वही सेम तब भी रहेगी, लेकिन जब हम बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की तो वो बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि जब हम ऊपर जाएंगे तो 2 देशांतर रेखाएं पास आती हैं, और जब 2 देशांतर रेखाएं पास आती हैं मतलब देशांतरीय विस्तार इसका बढ़ जाएगा। अभी यदि मान लीजिए उदाहरण के तौर पे यदि हम देखते हैं तो यहां से आपका 668 से शुरू होता है, लेकिन जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे 68 से शुरू होगा, 9725 पे एंड होता है अभी वर्तमान समय में, लेकिन जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 देशांतर रेखाएं पास आएंगी, और हो सकता है कि ये जो 9725 है ये आगे बढ़कर 120 130 तक पहुंच जाए। तो कहने का मतलब है यदि हम भारत भूमि को ऊपर की तरफ मूव कराएंगे, उत्तर की तरफ, तो देशांतरीय विस्तार तो बढ़ेगा लेकिन अक्षांशीय विस्तार जो है वो सेम रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए विकल्प इसका सही उत्तर है। चलिए इसको बताएं, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच स्थित है? आदम का पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच स्थित है, यह आपको बताना है। चलिए, आदम का पुल किन 2 देशों के बीच में स्थित है, यह आपको बताना है। चलें, आदम का पुल किन 2 देशों के बीच में स्थित है, यह आपको बताना है। भारत पाकिस्तान, भारत म्यांमार, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका। चलिए बताइएगा। इसका सही उत्तर है भारत श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच आपको आदम पुल देखने को मिलता है। भारत का आवन्य आर्थिक जोन EEZ आपको कहां से कहां तक देखने को मिलता है? मतलब जो समुद्री, आप जानते हैं कि समुद्र में जो अधिकार होते हैं किसी भी देशों को, वो 3 भागों में डिवाइड किए जाते हैं। एक होता है आपका 12 समुद्री मील, दूसरा बढ़ता है 24 समुद्री मील, और तीसरा आपका होता है 200 समुद्री मील। तो इसमें क्या बात की जा रही है? EFZ की बात की जा रही है। तो EFZ का जो विस्तार होता है ये 200 समुद्री मील तक होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी विकल्प 200 समुद्री मील। और इस 200 समुद्री मील में क्या अधिकार होते हैं किसी भी देश को? तो ये जो 200 समुद्री मील आपका है, इसमें आपको अधिकार क्या होते हैं? इसमें सिर्फ और सिर्फ आप शोध कर सकते हैं,
द्वीपों को बसा सकते हैं, इतनी जानकारी आप कर सकते हैं। मतलब 200 समुद्री मील तक जो अधिकार है, जैसे भारत को यदि अधिकार मिला है हिंद महासागर क्षेत्र में या अरब सागर के क्षेत्र में, यदि जो ये अधिकार मिला है उसमें 200 नॉटिकल मील तक, 200 समुद्री मील तक भारत सरकार शोध कार्य कर सकती है, भारत सरकार द्वीपों को बसा सकती है। और जो ये 12 नॉटिकल मील या 24 समुद्री मील होते हैं, 24 समुद्री मील में क्या कर सकते हैं, इसके अंतर्गत जो भी जलयान जाता है उस पर हम टैक्स वसूल कर सकते हैं। मतलब 12 से 24 तक का हमारा संपूर्ण अधिकार होता है, हम किसी भी प्रकार की कार्यविधि कर सकते हैं। लेकिन जो 200 नॉटिकल मील, 200 समुद्री मील की जब बात आती है तो वहां पे हमारे अधिकार सीमित हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, 200 समुद्री मील। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? इनमें से कौन सा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, ये आपको बताना है। चले बताएं। ये सारे के सारे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? चलें बताएं। एलिफेंटा, न्यू मूरे, यह है न्यू रामेश्वरम, या लक्षद्वीप, कौन सा भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? इसमें यदि हम देखें तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, रामेश्वरम। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है, आपको बताना है। राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा या उड़ीसा, कौन सा ऐसा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? चलें बताएं कौन सा सही है। किन से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, आपको बताना है। ध्यान से पढ़िएगा, अच्छा प्रश्न है और आपको जवाब भी देना है। चलें, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए भारत के संबंध में कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, मानक समय रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये दो चीजें आपको अवश्य पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलें बताएं, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, आपको बताना है। और आपको बता दें, जब बात होती है कर्क रेखा की तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और ये 8 के 8 राज्य आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर जाती है। तो राज्य कौन कौन से हैं, यदि हम उसकी बात करें तो सबसे पहले यदि हम पश्चिम से शुरुआत करते हैं तो आपका आता है गुजरात, राजस्थान, इसके बाद आपका आता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें राजस्थान मिलता है, गुजरात है, राजस्थान है, त्रिपुरा भी है, ओडिशा आपको देखने को नहीं मिलता है। तो डी विकल्प आपका सही उत्तर है। तो उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ये आपको पता होना चाहिए और आपको यहीं पे रट लेना चाहिए कि भारत के 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी विकल्प इसका सही उत्तर। चले, निम्नलिखित में कौन सा एक अनुभंगी नगर के वर्ग में आता है, सैटेलाइट टाउन के वर्ग में आता है, आपको बताना है। चले बताएं। अनुसंगी नगर के, अनुभंगी नहीं होता है, अनुसंगी होता है। अनुसंगी नगर के, यह है अनुसंगी, अनुसंगी नगर के वर्ग में आता है। चले बताएं कौन सा है। चले बताइए। एर्नाकुलम, ये इरना होता है, एर्नाकुलम, अहमदाबाद, बेंगलुरु या सूरत। सैटेलाइट टाउन के रूप में एर्नाकुलम को जानते हैं, तो एर्नाकुलम इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश और वही क्रम में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश और वही क्रम में है। इनमें से जो केंद्र शासित प्रदेश दिए हुए हैं, जो दिए हुए हैं उनकी बात हो रही है। तो जो दिए हुए हैं इनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा क्रम सही है, आपको बताना है। चलें बताएं। जो दिए हुए हैं उन्हीं पर विचार करना है। इन तीनों राज्यों में जो 3 दिए हुए हैं केंद्र शासित प्रदेश, इनमें सबसे बड़ा आपका आता है अंडमान निकोबार, इसके बाद आपका आता है दिल्ली और इसके बाद आता है पांडुचेरी। तो सी विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। अब इसमें यदि आप लद्दाख को जोड़ देंगे तो उत्तर
अलग हो जाएगा, लेकिन जो दिया है आपको इन्हीं पर विचार करना है। कह रहा नीचे दिए गए मानचित्र में एक से अधिक राज्यों के जिले प्रदर्शित किए गए हैं। मानचित्र में प्रदर्शित क्षेत्र का नाम है। जो क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है ये कौन सा नाम है, ये आपको बताना है। इस क्षेत्र का क्या नाम है। रांची बीच में दिया हुआ है, ये रांची लिखा हुआ है, ये बांकुड़ा लिखा हुआ है, बांकुड़ा जिला है, रांची हो गया, इसके साथ साथ सरगुजा जिला है यहाँ पे, और ये वाला जो दिया हुआ है ये आपका दिया हुआ संबलपुर। तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं। छत्तीसगढ़ क्षेत्र, झारखंड क्षेत्र, उत्तराखंड क्षेत्र या चंबल क्षेत्र, बताएं इसको क्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं आपको बताना है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र, झारखंड क्षेत्र, उत्तराखंड क्षेत्र या चंबल क्षेत्र। इसका सही जवाब है झारखंड क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दिखाता है। भारतीय मानक समय जो है वो निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दिखाता है, बताएं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अब आपको पता होना चाहिए कि भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारतीय मानक समय रेखा जो है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और ये 5 राज्य आपको रटे होने चाहिए, ठीक है। अब भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो उनमें आपको ये बताना है कि इनमें से किस समय के, किस स्थान के समय को भारतीय मानक रेखा जो है वो दर्शाती है या भारतीय मानक समय माना जाता है, ये आपको बताना है। तो चले बताएं। नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या इलाहाबाद। इलाहाबाद को आप बोलते हैं, नया नाम हो गया है प्रयागराज, तो प्रयागराज आप नोट कर लीजिएगा, प्रयागराज आप समझिएगा। चलें बताएं इसका उत्तर क्या होगा। अब इनमें से आपको क्या ध्यान देना है कि इनमें से कौन सा शहर है जिससे होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। जो शहर भारतीय मानक समय रेखा पर होगा उसी का स्थानीय समय जो है भारतीय मानक समय के रूप में जाना जाता है। तो इसमें यदि हम देखें तो भारत का जो शहर है इलाहाबाद, नैनी जो स्थान है उससे होकर भारतीय मानक समय रेखा सबसे क्लोज से जाती है। तो नैनी से जाती है तो किस समय को बोलेंगे भारतीय मानक समय। इलाहाबाद के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय कहा जाएगा। आसान सा उत्तर है। अब यहीं पे आपको देख लेना चाहिए कि भारत के कितने राज्य हैं, भारत के कितने राज्य हैं जिनसे होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते रहे हैं। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और ओडिशा के साथ आंध्र प्रदेश। कौन कौन। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश ये राज्य हैं जिससे होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। और इनके कुछ शहर भी हैं जो बहुत नजदीक हैं भारतीय मानक समय रेखा के, वो भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया, ये आपको बताना है। चलिए, उर्दू, फारसी, ग्रीक या अरबी। चलें, इसका सही उत्तर है ग्रीक। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक शब्द में किया गया था, ग्रीक भाषा में किया गया था। भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा किस राज्य की है। सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा किस राज्य की है वो आपको बताना है। चले बताएं, किस राज्य की सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा है ये आपको बताना है, और ये राज्य आपको रटे होने चाहिए। चले बताएं, सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा किस राज्य की है। जो इसमें दिए हुए हैं, कौन कौन से दिए हुए हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो इनमें से सबसे लंबी सीमा किसकी है। चलें बताएं। इसमें सबसे लंबी जो समुद्र तटीय सीमा है वो है गुजरात की,
जो है लगभग 1215 किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की। दूसरे स्थान पे यदि हम बात करें कि कौन सा राज्य आता है, तो दूसरे स्थान पे आता है आंध्र प्रदेश, तीसरे स्थान पे आपका आता है तमिलनाडु, और चौथे स्थान पे आपका आता है महाराष्ट्र, पांचवें स्थान पे आता है केरल। तो ये 5 याद होने चाहिए। लेकिन जब केंद्र शासित प्रदेशों को भी इसमें जोड़ दिया जाए, मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की है, तो आपका उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्योंकि यदि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो इसकी जो सीमा रेखा है, तटीय सीमा रेखा है, ये लगभग 1962 किलोमीटर की समुद्री तट रेखा है। ये आपको पता होना चाहिए। तो जब बात होगी केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की, तो उत्तर हो जाएगा अंडमान। जब बात होगी सिर्फ राज्यों की, तो सबसे लंबी तटीय सीमा जो है गुजरात की है। गुजरात के बाद आपका आता है दूसरे स्थान पे, यदि हम बात करें कि कौन सा राज्य आता है, तो आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद तीसरे स्थान पे आता है आपका तमिलनाडु, चौथे स्थान पे आता है आपका तमिलनाडु तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र, और पांचवें स्थान पे आता है केरल। तो ये क्रम भी आपको याद होना चाहिए। चलिए, नवंबर 2000 में देश में गठित 3 नए राज्यों के गठन की तिथियों का सही समूह था। 3 राज्य गठित किए गए थे वर्ष 2000 में। तो इनके गठन का क्रम कौन सा है, ये आपको बताना है। किस तिथि को कौन सा राज्य गठित किया गया था, वो आपको बताना है। तो चलें, प्रयास करें और जवाब दीजिए। चलें, सबसे पहले गठन हुआ था छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर को, उसके बाद उत्तराखंड 9 नवंबर और झारखंड 15 नवंबर। तो ये याद होने चाहिए कि वर्ष 2000 के नवंबर माह में 3 राज्यों का गठन हुआ था क्रम से। सबसे पहले छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर और झारखंड 15 नवंबर। ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये यूपीपीसीएस में पूछा गया है। बताएं, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आप सब जानते हैं कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। मरकत द्वीप एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। एमराल्ड आइलैंड आपको कहां पर देखने को मिलेगा, ये आपको बताना है। बताएं, एमराल्ड आइलैंड आपको कहां पे देखने को मिलेगा? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, दमन द्वीप या न्यू मूरे द्वीप, मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड, किस द्वीप पर आपको देखने को मिलेगा, किस द्वीप समूह में आपको देखने को मिलेगा, ये आपको बताना है। चलें बताएं, राजस्थान के पीसीएस की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। जब बात आती है एमराल्ड द्वीप या मरकत द्वीप की, तो यह आपको देखने को मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और जब आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ाया जाएगा, तो वहां पे आपको विस्तृत चर्चा देखने को मिलेगी। अगला, भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं, ये तो आपने देख लिया। इसको बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा राज्य है जो म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है, अब आपको बताना है। तो सबसे पहले इसके लिए जरूरी क्या है, आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत के जो भी राज्य हैं कौन से हैं जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं। तो पूर्वोत्तर के इसमें सभी के सभी राज्य पूर्वोत्तर भारत के राज्य दिए हुए हैं, तो आपकी समस्या बढ़ जाती है। अब आपको क्रम याद आना चाहिए कि किस प्रकार से राज्यों का क्रम है। यदि आपको पता है तो आप जवाब दे सकते हैं। तो बताएं, कौन सा राज्य है जो म्यांमार से सीमा साझा नहीं करता है, म्यांमार से नहीं जुड़ा है, वो आपको बताना है। बताएं। सबसे पहले यदि आप देखते हैं पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं, तो इस तरह से आपको देखने को मिलता है। अब इसमें सबसे पहले आपका आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका आ जाता है नागालैंड, फिर आपका आता है मणिपुर, फिर आपका आता है मिजोरम। तो ये 4 राज्य हैं जिनकी सीमा लगती है म्यांमार से। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो इसमें कौन कौन से दिए हुए हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम नहीं दिया हुआ है। मतलब त्रिपुरा जो है इसकी सीमा नहीं लगती है। त्रिपुरा की सीमा लगती है आपके बांग्लादेश से, और यह 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोचीन का जुड़वा नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है, ये आपको बताएं। बताएं, कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? ये होता है कुलम है, एर्नाकुलम।
तो कोचीन का जुड़वा नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? अलेप्पी, तिरुवनंतपुरम, अलवाई या एर्नाकुलम? बताएं। जुड़वा नगर की बात हो रही है यहाँ पे। तो आजकल जुड़वा शहर का ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारे जुड़वा शहर हैं जिनके बारे में बात होती है, तो वो पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है एर्नाकुलम। ठीक है, तो कोचीन का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे राज्यों का आरोही क्रम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे राज्यों का आरोही क्रम है। 3 सबसे छोटे राज्य कौन से हैं? आरोही क्रम की बात हो रही है, बताएं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भारत का कौन है? सबसे पहले यदि आपको ये पता है तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, बताएं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे छोटे राज्य कौन से हैं? जब आप भारत का मैप देखते हो 3 राज्य आपको छोटे दिखते हैं। पहला आपका गोवा दिखता है, दूसरा आपका त्रिपुरा दिखता है, ये भी छोटा है, और तीसरा आपको दिखता है सिक्किम। ठीक है, इसके साथ साथ आपको हरियाणा भी छोटा ही दिखता है। तो 4 राज्य आपको बहुत छोटे दिखते हैं मैप में। अब इन 4 राज्यों में कौन सा सबसे छोटा है यदि हम उसकी बात करें तो इसमें से सबसे छोटा जो राज्य है वो आपको देखने को मिलता है, कौन सा? गोवा। तो सबसे पहला कौन सा हो गया? गोवा। अब गोवा यदि सबसे छोटा है तो या तो बी सही होगा या तो डी। 2 विकल्प आपके बाहर हो गए। 2 विकल्प आपके बाहर हो गए, कौन कौन से? सिक्किम वाला बाहर हो गया और त्रिपुरा वाला बाहर हो गया। अब बी या डी में से एक होगा। अब आपको कंफर्म करना है कि गोवा के बाद दूसरा सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है या त्रिपुरा है? तो आपको देखने को मिलेगा कि दूसरा सबसे छोटा है सिक्किम, तीसरा है त्रिपुरा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे, भारत में स्थान से घिरा हुआ राज्य है, मतलब भारत का कौन सा राज्य है स्थल रुद्ध? भारत के कुछ गिने चुने राज्य हैं जो स्थल रुद्ध हैं और जिनकी कोई तटीय सीमा नहीं है, कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलो बताएं। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या बिहार? कौन सा राज्य है जो स्थान से घिरा हुआ है? स्थल रुद्ध राज्य कौन सा है? बताएं। बहुत ही आसान सा है। कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है? यदि आप ओडिशा देखेंगे तो स्थल रुद्ध नहीं है, पश्चिम बंगाल भी स्थल रुद्ध नहीं है और कर्नाटक भी। तो सही जवाब क्या होगा? आंख मूंद कर आपको टिक करना है बिहार। भारत में स्थान से ये हो गया। भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? और मैंने आपको बताया भी है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है, तो आप जवाब दे सकते हैं, बताएं। बताएं किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? बांग्लादेश की बात हो रही है तो बांग्लादेश यदि हम देखें, सबसे पहले पश्चिम बंगाल, सबसे ज्यादा क्षेत्र पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश से लगता है। और इसमें कौन कौन से राज्य दिए हुए हैं? पूर्वोत्तर के राज्य दिए हुए हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। यदि हम बात करें क्रम की तो सबसे पहले क्या आता है? पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। अभी आपने 4 देखा था, किसके संबंध में? म्यांमार के संबंध में। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड भी नहीं है, मणिपुर भी नहीं है, मिजोरम है। मतलब मिजोरम जो है इसकी सीमा किससे लगती है? आपकी मणिपुर भी है। मिजोरम जो है इसकी सीमा दोनों जगह से लगती है, एक तो आपके म्यांमार से लगती है, दूसरा आपके बांग्लादेश से लगती है। तो मिजोरम तो नहीं होगा। त्रिपुरा मैंने बताया कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, ठीक है, तो ये भी बांग्लादेश से लगता है। मेघालय भी बांग्लादेश से लगता है। कौन नहीं लगता? मणिपुर की सीमा जो है ये बांग्लादेश से नहीं लगती है, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, और मणिपुर यदि हम देखें पूर्वोत्तर भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, तो यहाँ पे आपको बांग्लादेश नहीं मिलेगा बल्कि म्यांमार से लगती हुई सीमा मिलेगी। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों का आरोही क्रम। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों का आरोही क्रम कौन सा है? बताएं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों का आरोही क्रम कौन सा है?
दमन द्यू होता है, दीन नहीं होता है। शाब्दिक त्रुटियों को इग्नोर करिएगा। बताएं। चलें, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, चल तो यहीं पे अपनी चर्चा को विराम देते हैं। आगे से जो भी आपकी शनिवार की कक्षा होगी उसमें आप सब 10 से 11 बजे के बीच उपस्थित रहिएगा। वहां पे हम लाइव आपसे जुड़ाव रखेंगे और लाइव कक्षा में हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो यहीं पे अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद।